वेलकम इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस। माई सेल्फ इज अविनाश शर्मा और आप लोग आज पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि बायोटेक्नोलॉजिकल एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। और कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या एक ही चीज़ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है। सबसे पहले बच्चों, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है पॉल बर्ग। ये देखिए पॉल बर्ग का इमेज है। तो पॉल बर्ग, इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। कुछ लोग बोलते हैं फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी तो ऐसा क्यों बच्चों? रियली ये फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग थे, लेकिन कुछ लोग इनको बायोटेक्नोलॉजी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी जनरल टर्म है। बायोटेक्नोलॉजी इज मोर जनरल टर्म। ये एक जनरल टर्म है। इट इज़ ए वाइड फील्ड ऑफ साइंस। ये साइंस का बहुत वाइड फील्ड है, जिसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ technological tools in the biological science to produce a product that may be improve the quality of human life। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम किसी भी लिविंग माइक्रोब्स का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, मानव प्रजाति की भलाई के काम में प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस टेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो बच्चों क्या सीखा आपने? बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? ये ब्रॉड टर्म है, नंबर वन। नंबर टू, इसमें हम ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जिससे मानव प्रजाति का मानव प्रजाति के लिए जो जरूरी प्रोडक्ट्स हैं वो हम बना सकें, जिससे हमारा हमारा फायदा हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है बच्चों? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी की एक ब्रांच है। देखा जाए तो देखो, लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द मैनी टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं, उसमें एक सिंगल टूल है केवल। जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते क्या है हम लोग जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए दोनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन होता है डीएनए। तो उसको हम लोग अल्टर कर देते हैं। तो बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किसी भी डीएनए को मैनिपुलेट कर देते हैं, बदल देते हैं, जिससे कि उसको और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द टूल एंड बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रॉड टर्म, जिसमें बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं। तो दोनों में फ़र्क है बच्चों। जैसे आप बोला जाए बायोटेक्नोलॉजी एक ग्रुप है, तो ये उसका केवल एक ब्रांच है, बस इतना। तो बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या करेंगे, हम वो सारा प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे मानव प्रजाति का कल्याण हो। और जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग जब प्रोडक्ट बनाने के लिए डीएनए में बदलाव करेंगे, तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक आप पॉल बर्ग को बोल सकते हो। ठीक है बच्चों? देखिए हमारी एनसीईआरटी में बायोटेक के बारे में क्या लिखा हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी लाइव ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके या उसके एंजाइम्स का उपयोग करके कोई प्रोडक्ट बनाना और जिससे क्या होगा, हमारा कल्याण होगा, मानव प्रजाति का कल्याण होगा, यानी कि हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाएंगे। इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके, या तो उसकी किसी पार्ट्स का उपयोग करके या उसके एंजाइम का उपयोग करके ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो मानव प्रजाति के कल्याण के लिए काम आए। इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों? जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। ये ह्यूमन बीइंग है। अब ह्यूमन बीइंग की सेल के अंदर क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है? डीएनए। और डीएनए के विशेष भाग को क्या कहते हैं बच्चों? जीन। मान लिया हम लोगों ने ये जीन निकाल लिया। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं, हम लोगों से ये जीन निकाल लिया गया। और जीन निकालने के बाद ये जीन को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पर किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर दिया। इस जीन को, जीन इज़ द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। जीन इज़ द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। यानी पहले एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बना देगा। तो देखिए हमारा जो जीन है वो किसी और के अंदर डाल दिया गया, बैक्टीरिया के अंदर देखिए ये डीएनए डाल दिया गया। तो इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन बच्चों, ये जो हमने काम किया, ये डायरेक्टली हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ये दो तरीक़ों से हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर हम ये किसी व्हीकल की मदद से पहले इस जीन को इस गाड़ी में ले जाएं और ये गाड़ी इसको यहाँ पहुँचा दे, तब इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट।
और जो गाड़ी इसको यहाँ ले जाती है, इस गाड़ी को बोलते हैं वेक्टर, और सबसे पॉपुलर वेक्टर होता है प्लाज्मिड। सबसे पॉपुलर वेक्टर क्या होता है? प्लाज्मिड। जिस प्रकार मलेरिया का रोग फैलाने के लिए मॉस्किटो वेक्टर की तरह काम करता है, उसी प्रकार हमारा जो जीन है किसी और ऑर्गेनिज्म में ले जाने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं वेक्टर या प्लाज्मिड। लेकिन ये इनडायरेक्टली ले जाता है कि डायरेक्टली? इनडायरेक्टली। और हम लोग इसको डायरेक्टली भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड, ठीक है, वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कोई भी पार्ट यूज कर ले, या उसके सेल का पार्ट यूज करें, या उसका एंजाइम का उपयोग करके और किसी और ऑर्गेनिज्म में कोई उसका प्रोडक्ट बना ले, तो इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यानी किसी और ऑर्गेनिज्म के जीन का उपयोग, या उसके एंजाइम का उपयोग, या उसकी सेल के किसी भी पार्ट का उपयोग करके हम लोग किसी और ऑर्गेनिज्म में उसके यूजफुल प्रोडक्ट बना सके, इसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और ये जीन कितनी तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं? वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। और जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें क्या यूज करेंगे? वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? एक ऐसी गाड़ी समझो जो क्या होगा, इस जीन को यहाँ से उठाएगी और यहाँ तक ले जाएगी। अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे उसको। देखो बच्चों, आजकल क्या पॉसिबल नहीं है? आजकल हर चीज़ पॉसिबल है। अब आप विश्वास करोगे कि जो जुगनू होता है, जिसको फायर फ्लाई कहते हैं, देखो जुगनू यानी फायर फ्लाई, देखा होगा रात को वो ग्लो करता है, रात को चमकता है, ब्लिंक करता है, ठीक है, उसका जीन हम लोगों ने निकाल लिया। देखिए, नेशनल साइंस फाउंडेशन सपोर्टेड रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में क्या किया गया? सैन डिएगो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हम लोग ने टोबैको का जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया। टोबैको का जेनेटिक मेकअप कैसे चेंज कर दिया? उसमें फायर फ्लाई का जीन डाल दिया। देखो, फायर फ्लाई का जीन या उसका डीएनए उसमें डाल दिया। द रिसर्चर इंजीनियर्ड जीन दैट मेड्स रूट स्टेम। उन्होंने क्या किया? रूट स्टेम और लीव सब में इसका जीन डाल दिया, जिससे प्लांट ग्लो करने लगा। जैसे जुगनू ग्लो करता था ना, वैसे प्लांट ग्लो करने लगा, जस्ट लाइक ए फायर फ्लाई। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, अंधेरे में देखिए, ये इसका पौधा है, देखिए पूरा ग्लो कर रहा है। जैसे जुगनू चमकता है ना, वैसे ये भी चमक रहा है। यानी कि जुगनू का जो जीन था वो हम लोग ने डाल दिया कहाँ पे? टोबैको में, जिससे वो रात को ग्लो करने लगा। तो ये टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी से आजकल हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों। मानव प्रजाति के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा चुके हैं इसके लिए। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोग ने एक लिखा हुआ फ्लेवर सेवर टोमेटो, तो हम लोग ने फ्लेवर सेवर टोमेटो भी बनाया 1994 में। इसमें हम लोग ने क्या किया? बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया। देख रहे हो आप, ये एक्चुअली में ये कलर नहीं डाल रहे हैं, ये हम लोग इसका वो जूस निकाल रहे हैं ताकि इसको चेक किया जा सके कि इसमें फ्लेवर आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में? देखिए, एनसीईआरटी का लोगो जहाँ लगा हुआ है ना, तो आप समझ जाना कि एनसीईआरटी से लाइन है। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, हम लोग कर्ड बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, वाइन बना सकते हैं। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत पुराना है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत पुराना है। कृष्ण के समय से देखो, माखन वगैरह कृष्ण चुराते थे, यानी बायोटेक्नोलॉजी कृष्ण के समय से है। उससे भी पहले देखो, राजा महाराजा क्या करते थे? मदिरा सेवन करते थे, मदिरा यानी वाइन, ठीक है, और वो लोग भी ब्रेड वगैरह का उपयोग करते थे। तो मेकिंग कर्ड, ब्रेड एंड वाइन विच आर ऑल माइक्रोब्स मेडिएटेड प्रोसेस, इन सब में माइक्रोब्स का उपयोग किया जाता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है, और ये हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी। इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, जैसे हम लोगों ने कर्ड बनाया, कर्ड में हम लोग ने लैब का उपयोग किया, लैक्टिक एसिड बेसिलस, ठीक है, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। फिर देखिए, बेकरी में हम लोग ने ईस्ट का उपयोग किया, ठीक है, इसका बेसिस था CO2 प्रोडक्शन। CO2 जब प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन के समय, तो ये देखिए ब्रेड वगैरह सब फूल जाती है, पफ हो जाती है। तो बेकरी में भी उपयोग करते हैं। देखिए, ब्रेड बनाने में उपयोग किया, कर्ड बनाने में उपयोग किया, कर्ड बनाने के लिए लैक्टिक एसिड बेसिलस, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट, और ईस्ट का कौन सा गैस? CO2 गैस, जिससे पफिंग हो जाती है, फूल जाता है ये बेकरी प्रोडक्ट्स। और वाइन बनाने के लिए यानी अल्कोहल बनाने के लिए भी हम लोग ने ईस्ट का उपयोग किया। जो ईस्ट उपयोग करते हैं यहाँ पर, ईस्ट का जाइमेज एंजाइम काम आता है। कौन सा एंजाइम? जाइमेज। तो याद रखिएगा, जाइमेज एंजाइम काम आता है। क्लियर हो गई बच्चों? क्या लिखा हुआ है? हाउ एवर इट इज़ यूज इन द रेस्ट्रिक्टेड सेंस। इसको हम लोग आजकल रेस्ट्रिक्टेड सेंस में उपयोग कर रहे हैं, यानी कि बहुत नैरो लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चों? ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें हम लोगों ने जीन को अल्टर करके और बेहतर बना दिया है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जो जीन था नेचुरल,
हम लोग ने उसको अल्टर कर दिया है, उसको बदल दिया है, और बदल करके उसको और अच्छा बना दिया जिससे वो और अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है हमारी भलाई के लिए। इसी को बोलते हैं जीएमओ या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा, आगे आएगा। और इससे हम लोग लार्ज स्केल पे बहुत सारा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। फर्दर मैनी अदर प्रोसेस टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। आजकल बहुत सारी प्रोसेस या टेक्निक्स बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको बोलते हैं आईवीएफईटी। आईवीएफईटी का पूरा नाम क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। मतलब फर्टिलाइजेशन कराएंगे टेस्ट ट्यूब में, और फिर एम्ब्रियो जब 8 से 32 सेल स्टेज तक का हो जाता है तो उसको फिर फीमेल के यूट्रस यानी सॉरोगेट मदर उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, आपने पढ़ा होगा। और इसी तरह से आज हम लोग ने डीएनए वैक्सीन कर ली है डेवलप। उसके अलावा किसी भी डिफेक्टिव जीन को हम करेक्ट कर पाएंगे। ये सब भी बायोटेक्नोलॉजी का काम है। लेकिन बच्चों जो पहले बता रहे थे कर्ड बनाना, वो सब बनाना, ये सब कैसा था? ये थी एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये कैसी बायोटेक्नोलॉजी है? ये है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो दो तरह की बायोटेक्नोलॉजी होती है, एक ट्रेडिशनल या ओल्ड वाली और एक मॉडर्न या फिर न्यू वाली। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे ये देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी है, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसी तरह से हम लोग ने डीएनए वैक्सीन बनाई। डीएनए वैक्सीन के बारे में ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पढ़ना, बट लेकिन हम आपको 2 लाइनें बता देते हैं। डीएनए वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन दैट ट्रांसफर ए स्पेसिफिक एंटीजन कोडिंग डीएनए। इसमें एक हम लोग एंटीजन कोडिंग डीएनए लेते हैं और उसको सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे इम्यून इम्यून जो होता है, इम्यून सिस्टम, वो हमारा डेवलप हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है, जिससे हम बच पाते हैं। ठीक है, तो एंटीजन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस को हम सेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इसी मेथड को बोलते हैं डीएनए वैक्सीन। आजकल काफ़ी ये कारगर साबित हो रहा है। बच्चों ईएफबी के बारे में एनसीईआरटी में दिया है। ईएफबी का पूरा नाम होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ईएफबी का पूरा नाम होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने कहा है कि 2 तरह की बायोटेक्नोलॉजी होती है, एक ट्रेडिशनल यानी ओल्ड वाली और एक मॉडर्न वाली। ठीक है, तो 2 तरह की बायोटेक्नोलॉजी होती है। ट्रेडिशनल जो मैंने आपको बताया, कर्ड बनाना बेकरी में, वाइन में, ये सब ट्रेडिशनल थी। जबकि टेस्ट ट्यूब बेबी, वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन बनाना, किसी जीन को करेक्ट करना, ये सब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का काम है बच्चों। फिर उसके अलावा ये इन्होंने डिफाइन भी किया, ईएफबी ने डिफाइन भी किया। इन्होंने बोला द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म को या उसके सेल को या सेल के किसी पार्ट को, किसी भी उसके मॉलिक्यूल को, सेल के मॉलिक्यूल्स को क्या बनाने के लिए यूज़ करें? प्रोडक्ट, या हम किसी सर्विस में यूज़ कर लें, कोई प्रोडक्ट बनाने में यूज़ कर लें या उससे कोई सेवा प्रदान कर लें। तो इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी? नेचुरल साइंस प्लस ऑर्गेनिज्म या उसके सेल का या सेल के किसी पार्ट का या उसके किसी मॉलिक्यूल्स का उपयोग करके हम कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस प्राप्त करें, तो इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ईएफबी बच्चों एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये मैं आपको एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ कि ईएफबी जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था, यूरोपियन साइंटिस्ट ने इस्टेब्लिश किया था 1978 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्योंकि ईएफबी का हेड क्वार्टर कहाँ है ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था ये भी नहीं दिया। तो 1978 में। और देखो बच्चों, ईएफबी का ये लोगो है, इस तरीके से होता है। ये इसका 2 कलर है इसका, एक है ब्लू और एक है ग्रीन। तो ईएफबी का ये लोगो है। और बच्चों ईएफबी का जो सेंट्रल ऑफिस ये है, यानी हेड क्वार्टर जो है, वो बार्सिलोना में है, स्पेन। बार्सिलोना कहाँ पे है बच्चों? स्पेन में। तो याद रखिएगा, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक एक पॉइंट याद रखिएगा। देखिए एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। अब एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी का? बच्चों मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जन्म 2 कारणों से हुआ। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जन्म 2 कारणों से हुआ। लिखा है ना कि टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल्स बर्थ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते क्या है? कोई भी जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? डीएनए। तो डीएनए में हम लोग बदलाव कर देते हैं। अगर डीएनए में बदलाव करके किसी और होस्ट में डाल दें, किसी और ऑर्गेनिज्म में डाल दें जिसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे उसका फिनोटाइप बदल जाएगा। आपको पता है, अगर किसी का जीनोटाइप बदल जाए, किसी का जीनोटाइप यानी जीन बदल दिया
तो उसका लुक भी बदल जाता है, तो उसका फिनोटाइप भी बदल जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि ऐसी टेक्निक जिससे हम अपने जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करके और किसी और ऑर्गेनिज्म में डाल दें जिससे उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन बदल जाए, तो इस कंडीशंस को बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और एक होता है बच्चों बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग क्या होता है? देखिए, आपने डीएनए तो डाल दिया है उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में, ऐसा ना हो कि वो किसी कंटामिनेशन से सफ़र कर जाए, यानी कि वो हमें ऐसा कंडीशन मेंटेन करना है जिससे स्टर्लिटी मेंटेन हो, यानी माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, यानी ऐसा माइक्रोब्स हमको ग्रो कराना है जो कंटामिनेशन फ्री मीडियम में रहे, जिससे क्या हो, कोई रोग ना फैले। तो इसी को केमिकल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, केमिकल प्रोसेसिंग। इससे क्या होता है, केवल डिज़ायरेबल माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो करेंगे लार्ज अमाउंट में, ठीक है, और इससे हमको प्रोडक्ट मिल पाएगा। ये प्रोडक्ट क्या हो सकता है बच्चों? एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं लार्ज स्केल पर, आजकल बहुत ज़रूरत है, आपने देखा होगा। जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है तो उसमें एंटीबायोटिक्स की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे हमने कोरोना की वैक्सीन बनाई उसके लिए। और ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स बना सकते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स को डिटर्जेंट में उपयोग करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स को फूड इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। इससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए, ये बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर होता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इसका मतलब तो ये कह रहा है साफ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है। बट क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का मौका मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन प्रोड्यूस होता है, इसका मौका मिलता है, जिससे एक यूनिक कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है, यानी मम्मी और पापा दोनों के गुण बच्चों में आ जाते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है? इससे हम लोग कोई भी यूनिक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन में। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रिजर्व रहती है, मतलब वेरिएशन पैदा नहीं होता। अगर वेरिएशन नहीं पैदा होता है तो फिर क्या होगा? तो फिर फ़ायदा हम उठा नहीं सकते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन पैदा होता है तो हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो विच वन इज़ बेटर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बेटर? क्योंकि बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस पैदा होते हैं और इन वेरिएशन से हम कोई नई नई वेराइटीज़ पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिट हो सकती है या किसी भी तरीके से हमारे लिए बेनिफिटेड हो सकती है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर अगर हमारे पास है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? देखो, प्लांट ए लिया, प्लांट बी लिया, ए प्लांट की स्पीसीज ले ली, बी प्लांट की स्पीसीज ले ली, इसमें और इसमें इसको हाइब्रिड हाइब्रिड बना दिया, इसको इसको क्रॉस करा के एक हाइब्रिड पौधा बना लिया। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? मान लो इसके अंदर डिज़ायरेबल करेक्टर है, इसके अंदर भी डिज़ायरेबल करेक्टर है, तो डिज़ायरेबल करेक्टर तो आ ही गए, लेकिन इसके अंदर अनडिज़ायरेबल करेक्टर था वो भी आ गया। मतलब हाइब्रिड बनाने में एक घाटा है। क्या घाटा है? डिज़ायरेबल करेक्टर के साथ साथ अनडिज़ायरेबल करेक्टर भी आ जाते हैं। अब बताओ, डिज़ायरेबल तो ठीक था लेकिन अनडिज़ायरेबल आ गया, ये तो घटिया करेक्टर आ गया। इसीलिए याद रखिए, जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन है उससे हम लोग जैसे प्लांट या एनिमल ब्रीडिंग में जब भी इसको उपयोग करते हैं तो क्या होता है, उससे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिज़ायरेबल जीन, मतलब डिज़ायरेबल के साथ साथ अनडिज़ायरेबल जीन भी पनप जाता है, तो ये हमारे लिए घाटे वाला है। लेकिन अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, देखो क्या लिखा है, अगर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कर लें तो फिर क्या करेंगे, हम एक नया डीएनए बना दें। नए डीएनए में क्या होगा, जैसे इसी को देखो, नए डीएनए में करेंगे क्या, इसका आपने जीन ले लिया, ये था अनडिज़ायरेबल पार्ट और ये था डिज़ायरेबल पार्ट, तो अनडिज़ायरेबल पार्ट आपने काट के हटा दिया, इसका आपको डिज़ायरेबल पार्ट ये मिल गया, ठीक है। अब इसका और इसका डीएनए जोड़ दो, जब इसका और इसका डीएनए जोड़ दोगे तो एक नया डीएनए बन जाएगा। इस तरह के डीएनए को क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये इंट्रोड्यूस कर दो किसी होस्ट में, जब होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दोगे तो अब देखो, ये डिज़ायरेबल यहाँ से आ गया और ये डिज़ायरेबल यहाँ से आ गया। अब डिज़ायरेबल करेक्टर ही इसमें आए, अनडिज़ायरेबल करेक्टर को हमने काट के हटा दिया और इस तरीके से हमने एक नया डीएनए बना लिया। जब दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए जोड़ के एक नया डीएनए बनाते हैं तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट में इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिससे डिज़ायरेबल करेक्टर तो आएंगे लेकिन अनडिज़ायरेबल करेक्टर नहीं आएंगे। देखो लिखा है द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा हम अनडिज़ायरेबल को काट के फेंक देंगे और फिर दोनों के डिज़ायरेबल करेक्टर्स को आपस में जोड़ के एक नया डीएनए बना लेंगे। नए डीएनए को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फिर इसको हम होस्ट के अंदर क्लोन करने के लिए छोड़ देंगे, और फिर इसको होस्ट के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। इससे क्या होता है, जो समस्या आ रही थी, जो लिमिटेशंस थी अभी हमारे पास, उससे छुटकारा मिल जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हम लोग
केवल डिजायरेबल करेक्टर ही इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। देखो लिखा है only one, isolate and introduce only one or a set of desirable character without introducing the undesirable character into the target organism। मतलब अब हम केवल डिजायरेबल करेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अनडिजायरेबल करेक्टर को हमने कट करके हटा दिया और एक नया डीएनए बना लिया, ठीक है। जैसे इस फिगर में आप देखो, हमने क्या किया, एक एक वेक्टर का उपयोग किया। देखो ये हमने एक वेक्टर का उपयोग किया। आप जानते हो बिना वेक्टर के एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम जीन को नहीं ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं बट वेक्टर से ले जाना ज़्यादा सुरक्षित और कारगर रहता है। इसीलिए ये देखो एक वेक्टर है और वेक्टर का नाम हमने बताया था आपको प्लाज्मिड। ये वही गाड़ी है जो इस जगह से लेके इस जगह तक ले जाएगी। अब देखो वेक्टर है, ये रेड कलर से शो किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस जीन को जोड़ देंगे, ये ब्लू वाला जीन रेड वाले प्लेस पर जोड़ देंगे। ये देखो रेड वाले प्लेस पर ब्लू वाला जीन जोड़ दिया गया, तो ये बन गया आरडीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने किसी भी प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। ये देखो इंसर्जन ऑफ टी डीएनए कैरिंग द न्यू जीन, ये जो न्यू जीन था ये हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, और इंट्रोड्यूस कर देने के बाद ये प्लांट जो था इसके अंदर नए करेक्टर डेवलप हो गए। इसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। से डिजायरेबल करेक्टर सिर्फ जा रहा है, अनडिजायरेबल करेक्टर नहीं जा रहा है, और जो लेके जाएगा इस डीएनए को उसे बोलते हैं वेक्टर डीएनए या प्लाज्मिड डीएनए। इज इट क्लियर? ये देखिए ये प्लाज्मिड डीएनए या वेक्टर डीएनए है, ये ग्रीन कलर का यहाँ से यहाँ तक का, और ये हमने डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी जो करेक्टर हमको ले जाना है वो हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये एक नया डीएनए बन गया, और इस डीएनए को हम बोलेंगे जब ये और ये जुड़ जाएगा तो एक नया डीएनए बन जाएगा। इसी डीएनए को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब हम क्या करेंगे, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर देंगे, और ये होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाने के बाद ये मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद डिजायर्ड करेक्टर्स प्रोड्यूस कर देगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। अच्छा ये पूछ रहा है एनसीईआरटी कहता है कि क्या किसी डीएनए को अगर हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर दें कहीं पर किसी भी एलन ऑर्गेनिज्म में, एलन ऑर्गेनिज्म मतलब किसी और का डीएनए किसी और ऑर्गेनिज्म में डाल दें, तो क्या वो उसका क्या फ्यूचर होगा, क्या वो डिवाइड करेगा? आंसर आएगा नहीं। द पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इनटू द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी का भी डीएनए यदि किसी और के सेल में डाल दिया जाए तो वो डिवाइड नहीं करेगा। कब तक डिवाइड नहीं करेगा? जब तक कि वो हमारे डीएनए का पार्ट ना बन जाए, जब तक कि हमारे डीएनए का पार्ट ना बन जाए। देखो सोचो, ये किसी का डीएनए निकाला, ए का डीएनए निकाला, पर्सन ए का डीएनए निकाला, और पर्सन बी के अंदर ये आपने डाल दिया है, पर्सन बी के अंदर डाल दिया है, तो इसके पास डिवाइड करने के लिए ओरी नहीं था। ओरी का मतलब होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये इसके पास नहीं था, तो क्या ये डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जब हम इसको बी के मेन डीएनए के साथ जोड़ देंगे तो इसके पास तो ओरी था, अगर इसके पास ओरी होगा तो ओरी अवेलेबल होने के कारण ये जितनी बार डिवाइड करेगा, मान लो ये 25 बार डिवाइड करता है तो इसकी भी तो 25 बार डिवीजन हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम किसी का डीएनए किसी और के अंदर डाल देते हैं तो ओरी ना होने के कारण वो डिवाइड नहीं करता, लेकिन जब ये मेन डीएनए के साथ जोड़ देते हैं और फिर इंट्रोड्यूस करते हैं तब उसके पास ओरी अवेलेबल होता है, और ओरी अवेलेबल होने के कारण रेप्लिकेशन हो जाता है। तो देखो क्या लिखा है, बट व्हेन इट्स गेट इंटीग्रेटेड द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब जिस व्यक्ति में दे रहे हैं या जिस ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं, जब उसके साथ डीएनए को जोड़ देंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। क्यों वो मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि उसके पास ओरी अवेलेबल हो गया, क्योंकि उसके पास ओरी अवेलेबल हो गया। दिस इज बिकॉज द पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि ये जो डीएनए आपने डाला अब ये उसके क्रोमोसोम का पार्ट बन गया, मतलब क्रोमोसोम से जुड़ गया। विच हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, और ये रेप्लिकेट होने की एबिलिटी इसके पास थी। क्यों थी? क्योंकि क्रोमोसोम के पास एक डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, और इस सीक्वेंस को बोलते हैं ओरी। ओरी होने के कारण ही इसने रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहले डीएनए जब डाला था, पहले जब डीएनए हमने डाला था तो ये इसके साथ जुड़ा नहीं था, जब नहीं जुड़ा था तो ओरी अवेलेबल नहीं था। जब हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया तो ये क्रोमोसोम का पार्ट बन गया। क्रोमोसोम का पार्ट बनने का मतलब है इसके पास ओरी अवेलेबल है। अब ये जितनी बार डिवाइड करेगा उतनी बार हमारा डिजायर्ड डीएनए भी डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। देयरफॉर फॉर ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलन डीएनए ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट नीड टू बी द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। बोला गया है अगर किसी भी डीएनए को आप मल्टीप्लाई कराना चाहते हो या रेप्लिकेट कराना चाहते हो तो उसको क्रोमोसोम से जोड़ना ही पड़ेगा। विच हैज स्पेसिफिक सीक्वेंस, क्योंकि उसके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। स्पेसिफिक सीक्वेंस का नाम क्या है? ओरी।
दस द एलन डीएनए लिंक्ड विद द ओरी, इसीलिए एलन डीएनए यानी फॉरेन डीएनए को या डिजायर्ड डीएनए को हमको ओरी के साथ जोड़ना ही पड़ेगा, सो दैट दिस एलन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट, ताकि ये रेप्लिकेट कर सके और मल्टीप्लाई कर सके। कहाँ पे मल्टीप्लाई कर सके? जिसके अंदर डालेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। दिस कैन बी कॉल्ड एज क्लोनिंग, और जब डिवाइड करेगा तो एक से ज़्यादा कॉपीज बना लेगा, और एक से ज़्यादा कॉपीज बना लेने को बोलते हैं क्लोनिंग। एक जैसे हजारों जीन बन जाए या मल्टीपल कॉपीज बन जाए या आइडेंटिकल कॉपीज बन जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग। ठीक है, let us now focus the first instance of construction of the artificial recombinant DNA molecule। अब हम देखेंगे कि पहली बार RDNA कैसे बनाया गया, आर्टिफिशियल RDNA कैसे बनाया गया और किसने बनाया। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसने बनाया और कैसे बनाया। तो देखिए बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, उसका खुद का DNA होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका नहीं होता है। क्यों नहीं ढका होता है? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है कि यूकैरियोटिक सेल, इसीलिए ये नेकेड होता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल डीएनए ये है, यानी मेन क्रोमोसोम बैक्टीरिया का ये है। और एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है बच्चों। ये जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है इनको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट इज नोन एज प्लाज्मिड। जबकि मेन वाला तो ये क्रोमोसोम है, और जो एक्स्ट्रा है ये ब्लू कलर का, ये दोनों भी सर्कुलर होते हैं। देखो, ये मेन वाला डीएनए भी सर्कुलर होता है और ये भी सर्कुलर होता है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ सर्कुलर डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड बच्चों किसकी तरह काम करता है? वेक्टर की तरह। वेक्टर क्या होते हैं? एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म से, मान लो ए ऑर्गेनिज्म है, तो उससे बी ऑर्गेनिज्म तक डीएनए को ट्रांसफर करेंगे, इसी को बोलते हैं वेक्टर। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, एक था साल्मोनेला टाइफीमोरियम, साल्मोनेला टाइफीमोरियम, जो कि ई कोली के बिल्कुल समान होता है, ई कोली के लगभग समान होता है। ये ई कोली है, ये साल्मोनेला टाइफीमोरियम है। यहाँ से हम लोग ने प्लाज्मिड को निकाल लिया, हम लोग ने प्लाज्मिड को यहाँ से निकाल लिया। अब प्लाज्मिड को निकालने के बाद बच्चों उसको आरई से कट कर दिया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे हम लोग ने कट कर लिया। जब कट कर लिया, देखो पूरा पीस था, यहाँ से मैंने काट दिया। काटने के बाद क्या किया हम लोगों ने? यहाँ पर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जोड़ दिया। कौन सा जीन जोड़ दिया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मान लो ये ग्रीन कलर का जो है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जोड़ दिया। और जोड़ने के लिए हम लोग ने कौन सा यूज़ किया? लाइगेज। काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और जोड़ने के लिए लाइगेज यूज़ किया। अब देखो एक नया डीएनए बन गया, उस डीएनए का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब हमने होस्ट के अंदर डाल दिया, और सबसे कॉमन होस्ट हम लोग लेते हैं ई कोली। क्यों? क्योंकि हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे अंदर आसानी से पनप सकता है, हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और इजीली मल्टीप्लाई करता है। तो सबसे कॉमन होस्ट के अंदर हम लोग ने इसको डाल दिया। अब इसके पास चूंकि ओरी होता है, देखो प्लाज्मिड के पास ओरी प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये क्या करेगा? ये जा करके यहाँ मल्टीपल कॉपीज बना देगा। इस प्रकार ई कोली के अंदर क्या डेवलप हो गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाला था, तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक डालने पर क्या ये ई कोली मरेगा? नहीं मरेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल दिया। इसलिए एंटीबायोटिक्स में रखने के बावजूद भी ई कोली नहीं मरेगा। इस प्रकार पहली बार स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने क्या किया था? ये देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम पॉसिबली लिंकिंग ए जीन कोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब एक जीन जिसमें कोड था, किसका कोड भरा हुआ था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। उसको हम लोग ने एक प्लाज्मिड से जोड़ दिया। प्लाज्मिड होता क्या है? ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब ये स्वतंत्र है, अपने आप डिवाइड करने के लिए स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि इसके पास क्या पाया जाता है? ओरी। इसके पास ओरी पाया जाता है, यानी ये स्वतंत्र है डिवाइड करने के लिए। और कहाँ से निकाला था? साल्मोनेला टाइफीमोरियम। साल्मोनेला टाइफीमोरियम किसने निकाला था? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर। चलो बच्चों, मुझे बताओ कि इसमें से स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर कौन है? ए कौन है? आप बोलोगे स्टैनले कोहेन। नहीं, ये जो ए है ये है हर्बर्ट बॉयर, और ये जो बी है ये है स्टैनले कोहेन। ठीक है, तो स्टैनले कोहेन बी वाले हैं और ए वाले हैं हर्बर्ट बॉयर। इन दोनों व्यक्तियों ने 1972 में, और इसी समय बच्चों इंसुलिन की खोज हुई थी, इन दोनों ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, ठीक है, कट कर लिया।
कट करने के लिए क्या यूज़ किया होगा, आरी का, और उसका पीस निकाल लिया, और निकालने के बाद उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, और जोड़ करके एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई। ठीक है, देखिए मैंने बताया था आपको, साल्मोनेला टाइफिमुरियम से प्लाज्मिड निकाल लिया, ये रहा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के पास क्या होता है, ओरी, और एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये जो ग्रीन वाला है, इसको जोड़ दिया। जोड़ने के लिए लाइगेज, और काटने के लिए क्या यूज किया था, आरी, जिसको मॉलिकुलर सीजर भी कहते हैं। अब इसको कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, ई कोली में। ई कोली के अंदर कैसी प्रॉपर्टी आ गई, जैसा जीन डालोगे वैसी ही प्रॉपर्टी आएगी। कैसा जीन डाला था आपने, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इसलिए ऐसी ही प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई। ठीक है, अब देखिए, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर। मतलब एक मॉलिकुलर सीजर की खोज हो गई थी, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में बोलते हैं आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसके बारे में मैं डिटेल अभी बताऊंगा। द कट पीस ऑफ डीएनए, जो कटा हुआ पीस था डीएनए का, उसको हम लोगों ने लिंक कर दिया किसके साथ, प्लाज्मिड डीएनए के साथ। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए किसकी तरह एक्ट करता है, वेक्टर की तरह, यानी एक गाड़ी की तरह एक्ट करता है, जो ट्रांसफर करेगा हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है उसको ले जाएगा अटैच करके, और ले जाने के बाद क्या कर देगा, क्या करेगा, ले जाने के बाद ये कर देगा उसके होस्ट के अंदर ट्रांसफर। यू प्रोबेबली नो दैट द मॉस्क्यूटो एक्ट एज एन इंसर्ट वेक्टर। मॉस्क्यूटो जिस प्रकार, मॉस्क्यूटो क्या करता है, मलेरियल पैरासाइट को ले जाता है। फीमेल मॉस्क्यूटो किसको ले जाती है, मलेरियल पैरासाइट। नाम क्या है मलेरियल पैरासाइट का, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को ले जाती है ह्यूमन बॉडी तक। सेम उसी प्रकार, इन द सेम वे द प्लाज्मिड कैन यूज्ड एज ए वेक्टर, प्लाज्मिड भी वेक्टर की तरह यूज करता है। ये क्या करेगा, ये फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए को कहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर कर देगा। और ट्रांसफर ही नहीं करेगा बल्कि उसको मल्टीप्लाई भी कराएगा। क्यों कराएगा, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ओरी। ओरी का पूरा नाम क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बच्चों एक यूनिक बात ये बता दें कि प्रोकैरियोट्स में जो होता है वन ओरी होता है, और यूकैरियोट्स में बहुत सारे ओरी हो पाए जाते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है सर्कुलर होता है और काफ़ी छोटा होता है, हमारा यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर होता है और काफ़ी बड़ा होता है। इस वजह से बच्चों हम लोगों के अंदर ज़्यादा ओरी पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात, चलिए देखो, ये है आरी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये है आरी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये देखिए, ये डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन से काटता है। डीएनए को कहीं से भी काट देता है कि स्पेसिफिक पोजीशन से, तो याद रखिएगा स्पेसिफिक पोजीशन से काटता है। और इसीलिए इसको कैंची की तरह बनाया गया है, क्योंकि ये मॉलिकुलर सीजर है, ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स को कट कर देता है फ्रॉम द स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, और इन स्पेसिफिक पोजीशन को आगे हम लोग नाम देंगे, बट अभी नाम देने की जरूरत नहीं है, जब आएगा टॉपिक तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब ये इसको कट कर सकता है, लिखा है स्टिकी और ब्लंट एंड, दो तरीकों से कट कर सकता है। चलो बता देते हैं, जैसे मान लो ये है 5 डैश 3 डैश वाला, और ये स्ट्रैंड है 3 डैश 5 डैश वाला। अगर ये इसको ऐसे कट कर देता है, तब इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलते हैं ब्लंट एंड, ब्लंट एंड या फ्लस एंड, FLUSH, ब्लंट एंड या फ्लस एंड। और अगर ये इसको ऐसे कट कर देता, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, अगर ये इसको ऐसे कट कर देता, देखो यहां से कट मारता और यहां से कट मारता, तो एक पीस ऐसा बन जाता, एक पीस ऐसा बन जाता, और दूसरा पीस जो है वो ऐसा बन जाता। ये देखिए, दो पीस बन जाते हैं इस तरीके से। चलिए मैं अलग से बना देता हूँ। एक डीएनए तो ऐसा बन जाता, और दूसरा डीएनए जो है ऐसा बन जाता। देखो, तो इस तरह के एंड को हम बोलते हैं स्टिकी एंड, स्टिकी या कोहेसिव एंड। तो दो तरह के एंड तैयार कर सकता है। बच्चों कौन सा एंड ज़्यादा बेहतर था, ये वाला
या ये वाला, देखो सरफेस एरिया किस में ज़्यादा है, इस वाले में। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी में वो आरी ज़्यादा कारगर हैं, वो आरी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं जो स्टिकी या कोहेसिव एंड तैयार करते हैं, क्योंकि इससे डीएनए के जुड़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। जबकि इस वाले में डीएनए का सरफेस एरिया कम होने के कारण वो अच्छे से नहीं जुड़ पाता। तो विच एंड इज बेटर, कोहेसिव या फिर स्टिकी एंड? ब्लंट एंड और फ्लैश एंड इज नॉट मच बेटर। अब देखिए बच्चों, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की हेल्प से इसको जोड़ेंगे, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। विच एक्ट एज ए डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइंट दियर एंड्स, ये डीएनए के एंड्स को जोड़ देता है। जिस प्रकार उसने काटा आरी ने, सेम इसी प्रकार डीएनए एंड को ये जोड़ देता है, इसीलिए इसको मॉलिकुलर ग्लू भी कहते हैं, मॉलिकुलर ग्लू यानी फेविकोल। This makes the new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro known as rDNA। इसने बोला कि देखो, एक डीएनए को इसने जोड़ दिया, किसके साथ, किसी और डीएनए के साथ। मान लो हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, इसके साथ जोड़ दिया। अब देखो एक नया डीएनए बन गया, इस डीएनए को क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस प्रकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखिए बन गया। और ऑटोनोमियसली रेप्लिकेटिंग क्यों बोला गया, क्योंकि इसके पास क्या था, ओरी, यानी किसी पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, स्वतंत्र है डिवाइड करने के लिए, किसी और पर निर्भर नहीं करेगा। जब इस डीएनए को हम ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट में, सबसे कॉमन होस्ट का नाम क्या बताया था, ई कोली, एस्क्रीचिया कोली, जो कि एक बैक्टीरिया है, और ये किसके काफ़ी क्लोजली रिलेटेड था, साल्मोनेला टाइफिमोरियम से काफ़ी मिलता जुलता था। इट कुड रेप्लीकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जब हम इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाल देंगे या ऑलरेडी पाया जाता है, तो ये मल्टीपल कॉपीज बना लेगा। डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बना देना, एक डीएनए से अनेक डीएनए बना देने को बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। इसी वजह से डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी, और डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बन जाने को, डीएनए के बहुत सारी कॉपीज बन जाने को, कौन से डीएनए को, जो डिजायर्ड डीएनए लिया था। कौन सा डीएनए हम लोग ने लिया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाला डीएनए लिया था, और इसको ई कोली में डाल दिया, तो उसके अंदर इसकी बहुत सारी कॉपीज बन गई। कॉपीज बन जाने को बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग, और इसके लिए एंजाइम कौन सा काम आया, डीएनए पॉलीमरेज। तो बताइए क्लोनिंग के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, डीएनए पॉलीमरेज, कि ये डीएनए के पॉलीमर्स को बना देता है, दैट इज वाई नोन एज डीएनए पॉलीमरेज। और जीन की मल्टीपल कॉपीज बन जाने को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। इस प्रकार पहली बार स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बायर ने 1972 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया और इसको होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये बैक्टीरिया की सेल लिया, उससे हम लोग ने प्लाज्मिड यानी वेक्टर को निकाल लिया, ठीक है, प्लाज्मिड यानी बैक्टीरिया की सेल को निकाल लिया। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको आरी से कट कर दिया, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर दिया। और देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कैसे एंड तैयार कर दिए, स्टिकी एंड तैयार किए। देखो स्टिकी एंड ऐसा होता है, ये देखो स्टिकी एंड ऐसे होता है ना, एल से, ये स्टिकी एंड तैयार कर दिया। जब स्टिकी एंड तैयार हो गया, अब हम लोगों ने क्या किया, ह्यूमन सेल से जीन निकाल लिया, मान लो ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जीन निकाल लिया। अब इसको इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया, इसको इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, इसको इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया, इसको भी आरी की हेल्प से ही काटा। और याद रखने की बात ये, जो आरी आप जिस तरह का आरी यहाँ यूज़ करोगे, सेम वही आरी आप यहाँ यूज़ करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे ECOR1 नाम का आरी यूज़ किया गया, तो यहाँ पे भी ECOR1 नाम का आरी यूज़ करेंगे, वरना इससे घाटा क्या होगा, यहाँ तो हो जाएगा फ्लस एंड तैयार, और यहाँ हो जाएगा स्टिकी एंड तैयार, तो दोनों एंड को आप जोड़ नहीं सकते। इसीलिए याद रखिए। अब हमने क्या किया, ये अपना वाला जो ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जीन था, ये प्लाज्मिड के साथ देखो जोड़ दिया, जोड़ दिया तो एक नया डीएनए बन गया। नए डीएनए को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब देखो ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जीन यहाँ पे आ गया। अब इसके पास ओरी होता है पहले से ही, इसके पास ओरी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो अगर हम लोग बैक्टीरिया के अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे, बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, होस्ट। अगर हम होस्ट के अंदर इंसर्ट कर देंगे इसको, तो ये होस्ट जब जितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, मान लो 10 लाख बैक्टीरिया बन गए, तो हर बैक्टीरिया के अंदर ये जीन जो है वो रेप्लिकेट करके पहुंच गया। और वो अगर मान लो एक सेल 1 मिलीग्राम ग्रोथ हार्मोन बना रही है, तो 10 लाख सेल जो है 10 लाख मिलीग्राम हार्मोन बनाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगा। इस प्रकार ग्रोथ हार्मोन की कमी हम लोगों को नहीं होगी। लिखा है you can hence infer that there are 3 basic steps of genetically modified organism। ये जो आपका ऑर्गेनिज्म बन गया, अब ये पहले से मॉडिफाइड हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग ने डिजायर्ड डीएनए डाल दिया।
इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हमने शुरुआत में बनाया था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म माना जाएगा। ठीक है, 3 बेसिक स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले तो आपको डिजायरेबल जीन कौन सा इंट्रोड्यूस करना है वो खोजना पड़ेगा, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। जैसे हम लोग ने क्या लिया था एग्जाम्पल के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। रेजिस्टेंट जीन, फिर उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे होस्ट में। होस्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग ने क्या यूज किया था, वेक्टर या प्लाज्मिड, क्योंकि इसके पास क्या था, ओरी। और काटने के लिए आपको पता है मॉलिक्यूलर सीजर था। जोड़ने के लिए आपको पता है फेविकोल था। मॉलिक्यूलर सीजर का नाम आरई, फेविकोल का नाम लाइगेज। फिर उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए जो आपने किया है होस्ट के अंदर, देखो कि वो प्रोजेनी सेल में पहुंच रहा है कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो ये आपका इंट्रोड्यूस डीएनए था, इंट्रोड्यूस डीएनए ये वाला था, इस तरीके का था, ये ऐसा था, रेड के साथ ग्रीन जुड़ा था। लेकिन सोचो कि इससे 10 लाख कॉपीज बन गई, इससे 10 लाख कॉपीज बनी। तो 10 लाख कॉपीज इससे बन गई। इसमें ये पहुंच गया, इसमें ये पहुंचा और इसमें ये नहीं पहुंचा प्रोजेनी सेल में। तो हमको पता भी तो लगना चाहिए। देखो जिसमें पहुंचा वो तो ग्रोथ, मान लो वो ग्रोथ हार्मोन बना रहा है, तो ग्रोथ हार्मोन बना रहा है या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आ जाएगी। लेकिन इसमें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं आएगी। तो फालतू में हम 20 लाख को ग्रो क्यों कराएं, हम 10 लाख को ही ग्रो कराएंगे। तो इसीलिए आगे हम लोग इसका उपाय ढूंढेंगे। क्या उपाय है इसके लिए मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी सिर्फ ये बता दिया कि ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कितने प्रोजेनी सेल में वो पहुंचा डिजायर्ड डीएनए, कितने में नहीं पहुंचा, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है टूल्स में, सबसे पहले आरई यूज़ करेंगे। आरई मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर सीजर होता है, ये डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस से काट देता है। स्पेसिफिक की कहीं से भी, ये सरफिरा नहीं है, स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटता है, सरफिरा नहीं है। ठीक है, और ये कैसे एंड तैयार कर सकता है, ईदर स्टिकी और ब्लंट। फिर पॉलीमरेज एंजाइम, कौन सा पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। करता क्या है, एक डीएनए से अनेक डीएनए बना लेगा। एक डीएनए से अनेक डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करेंगे। चलो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, फिर लाइगेज का उपयोग करेंगे। लाइगेज क्या करता है, फेविकोल की तरह काम करता है। ठीक है, उसके अलावा वेक्टर का उपयोग करेंगे। सबसे कॉमन वेक्टर कौन सा होता है, ई कोली। उसके अलावा एल्कलाइन फॉस्फेट एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैंने डाल दिया है, एल्कलाइन फॉस्फेट का भी उपयोग करेंगे। ठीक है, और होस्ट ऑर्गेनिज्म का भी उपयोग करेंगे। क्लियर, तो देखते हैं हम लोग किसका किसका उपयोग करेंगे। एल्कलाइन फॉस्फेट क्या होता है, देखो बच्चों, अब मान लो आपने किसी डीएनए को कट कर दिया है। अब डीएनए को कट करने के बाद वो फिर से जुड़ जाएगा, डीएनए को कट करने के बाद फिर से जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब डीएनए कट होता है तो उसके एक 3' एंड होता है, एक 5' एंड होता है। 5' एंड पर फास्फेट बैठा होता है, 3' एंड पर OH ग्रुप होता है, तो ये फिर से इसको अट्रैक्ट करके जोड़ देगा। लेकिन ये जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है ये क्या करता है, ये फॉस्फेट को हटा देता है। देखो क्या लिखा है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज रिमूव्स द 5' फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द वेक्टर, यानी प्लाज्मिड डीएनए से ये क्या करेगा, उसके 5' एंड से फॉस्फेट को हटा देगा। सो दैट प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन, ताकि वो दोबारा ना जुड़ जाए, ताकि वेक्टर दोबारा फिर से न जुड़ जाए काटने के बावजूद। एंड फैसिलिटेट द लाइगेशन ऑफ अदर डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू द वेक्टर, और इससे क्या होगा, हम दूसरे डीएनए को यहाँ पे आसानी से जोड़ पाएंगे। अगर ये फिर removes the 5' phosphate group so that the vector DNA may not be self ligate, ताकि अपने आप दोबारा जुड़ न जाए। और अगर जुड़ जाएगा तो हम फॉरेन डीएनए या मनचाहा डीएनए इस प्लेस पर नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों लाइगेज आपको बताया था ये फेविकोल की तरह काम करता है। देखो लिख देते हैं, फेविकोल की तरह काम करता है, ये डीएनए के फ्री एंड्स को जोड़ देता है। आरई जो होता है ये कैंची की तरह काम करता है, मॉलिक्यूलर सीजर, ये या तो कट करके
या तो स्टिकी एंड बनाएगा या तो फिर को फ्लैश एंड बनाएगा, यानी कि ब्लंट एंड। उसके अलावा होस्ट की जरूरत होती है। सबसे पॉपुलर होस्ट का नाम क्या होता है? ई कोली। होस्ट होता क्या है? जिसके अंदर आप डिजायर्ड डीएनए को ले जाओगे या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करोगे। उसके अलावा आपको क्या चाहिए था? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है? देखो, एक डीएनए था, इससे 2 डीएनए बना दिया, 2 डीएनए से 4 डीएनए बना देगा, 4 डीएनए से 8 डीएनए बना देगा, मतलब डीएनए को मल्टीप्लीकेट करता है। इट हेल्प्स इन मल्टीप्लीकेशन या जीन क्लोनिंग inside the host so that gene may reach in progeny cell। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो बच्चों, हम लोग ने देखा आज किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की जाती है। इसका डिटेल वीडियो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और वीडियो की सीरीज से जुड़े रहिए। मैं आपको इसी तरह से कंफ्यूजिंग पॉइंट्स के अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके और क्विज करा करके आपके सामने रिप्रेजेंट करता रहूँगा। टिल देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।